हेलो विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम आपको 11वीं क्लास का मीन्स 11th क्लास का सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पढ़ाएंगे। इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है मापन की आवश्यकता, नीड ऑफ मेजरमेंट। इसकी हमको क्या आवश्यकता पड़ी, इसे हम थोड़ा सा ऐतिहासिक तौर पर समझने की कोशिश करेंगे कि सभ्यता के विकास के समय पर जब मापन का बहुत ज़्यादा कोई महत्व नहीं था तो लोग एक दूसरे से सामान का जो आदान प्रदान करते थे वो अपने ही सामाजिक स्तर पर कर लेते थे। जैसे ज़मीन को नापने की बात हो तो पग से नाप लेते थे, कपड़ों को या किसी भी चीज़ को नापने की बात हो तो हाथ के ब्लस से नाप लेते थे। तो उसका कोई एक स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं थी। हर कंट्री में, हर गांव में या थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस बदलने के बाद मापने की जो तरीका था वो बिल्कुल अलग अलग था। किसी व्यक्ति ने मान लीजिए कि एक छोटी बाल्टी के माध्यम बना लिया कि इस बाल्टी से हमने इतना गेहूँ आपको दे दिया, उसी से लेंगे, और अगर वो बाल्टी खो गई तो फिर दिक्कत आती थी। तो इस तरह से सामाजिक लड़ाइयाँ इस तरह के आपने अभी भी कभी कभी होती हैं कि हम लोग किसी एक बर्तन को मान लेते हैं, उस बर्तन का ही से उसको वापस कर देते हैं कि हमने इतनी चीज़ ली थी, इतनी चीज़ हमने आपको दे दी। तो लेकिन इसके लिए पूरे विश्व में कोई एक एकदम व्यापक चीज़ नहीं थी। तब वैज्ञानिकों की एक मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि मापने के लिए जितनी भी हमारे दैनिक जीवन में आने वाली आवश्यक चीज़ें होती हैं जिनको नापने की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए ऐसे मात्रक ऐसी चीज़ बनाई जाए जिसको सभी लोग अपनाएं या लागू हो सबके ऊपर। तो ये यहाँ पर हमको मापन की आवश्यकता महसूस हुई। अब मापन की आवश्यकता महसूस होने के बाद दूसरा टॉपिक आता है मात्रक। यूनिट क्या चीज़ है, मात्रक किसे कहते हैं? तो जब हम किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी चीज़ के नाप कर एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले लें और उसी के रेफरेंस में फिर उसे नापते जाएं, तो जिस स्टैंडर्ड वैल्यू के रेफरेंस में हम चीज़ों को नापते हैं उस स्टैंडर्ड वैल्यू को मात्रक कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर थोड़ी सी देर के लिए हम ये कहें कि भाई मान लीजिए कि किसी को चाय पीनी है, तो अगर वो ये कहे कि भाई 3 चम्मच चीनी इस चाय में डाल दीजिए, तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो चम्मच है। तो चम्मच एक निश्चित वैल्यू है और उसी के 3 गुना हमें डालनी है। किसी ने कहा भाई हमें 10 चम्मच डाल दीजिए, तो रेफरेंस जो है बार बार उस चम्मच का लिया जा रहा है। किसी ने कहा मैं 20 चम्मच डाल दीजिए, तो चम्मच जो है यहाँ पर जो एक चम्मच चीनी या 10 चम्मच चीनी या 50 चम्मच चीनी, तो वो उस चीनी का गुना है। उस जो चीनी जो है एक चम्मच में जितनी चीनी आ रही है उसका गुना है। तो इसका जो रेफरेंस वैल्यू है, जो मात्रक क्या हुआ, वो 1 चम्मच हुआ, क्योंकि 20 गुना है तो उस चम्मच का है। इस तरह से किसी भी चीज़ को नापने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड वैल्यू को डिफाइन किया और उस स्टैंडर्ड वैल्यू के टाइम्स या गुना में जो चीज़ें नापी जाती हैं, तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जिसके रेफरेंस में हम बात करते हैं उसको हम मात्रक कहते हैं, और उसके जितने गुना में बात की जाती है उसको हम उसका आंकिक मान कहते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए 2 चीज़ महत्वपूर्ण होती है, एक होती है यूनिट और एक होती है आंकिक मान। अब उदाहरण के तौर पे ऐसे समझ लीजिए कि कोई आदमी सिर्फ बोल दे कि 2, तो हमें इससे केवल एक नंबर का आभास हो रहा है। अगर ये कह दे कि 2 किलो आलू, 2 के आगे किलो और लगा दे, तो इसका मतलब हमें वजन से महसूस हो रहा है। अगर उसके आगे 2 मीटर लगा दे तो इसका मतलब डिस्टेंस की बात हो रही है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट आपस में रिलेट हैं। और जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, अब जैसे कि हमने कहा कि भौतिक राशियाँ, तो हमारे पास जो भौतिक राशियाँ हैं हमने
कुछ विशेष राशियों को ही मात्रक डिफाइन किए और हमने देखा कि सभी भौतिक राशियां एक दूसरे से संबंध रखती हैं। तो यहाँ पर सभी भौतिक राशियों के लिए हमने मात्रक नहीं बनाए हैं, केवल कुछ ही भौतिक राशियों के लिए मात्रक बनाए और उन मात्रकों के द्वारा सभी भौतिक राशियों को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, क्योंकि वो सारी भौतिक राशियां एक दूसरे से संबंध रखती हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे हमने कहा कि भाई आयतन, तो आयतन को एक्सप्लेन करने के लिए आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेकिन लंबाई को, चौड़ाई को और ऊंचाई को तीनों को मीटर में नापा जाता है। इसलिए यहाँ पर केवल एक ही मात्रक से हम आयतन के मात्रक को, आयतन जो भौतिक राशि है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी हैं जो निश्चित हैं, उनके लिए निश्चित मात्रक डिफाइन किए गए हैं और बाकी सभी भौतिक राशियाँ उन्हीं से एक्सप्लेन हो जाती हैं। तो जिन भौतिक राशियों के लिए निश्चित मात्रक दिए गए हैं उनको मूल मात्रक कहते हैं। तो मूल मात्रक और जिन राशियों के लिए ये मात्रक दिए गए हैं उनको हम मूल राशियाँ कहते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और इनको एक्सप्लेन करने के लिए जिन मात्रकों का सहारा लिया गया उनको कहते हैं मूल मात्रक। यानी कि इन मात्रकों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसी दूसरे मात्रक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिजिक्स के अंदर केवल हमारे पास 7 ही ऐसे मात्रक हैं जिनके द्वारा हम सारी भौतिक राशियों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी देर के लिए देखें, हमने हर एक फिजिक्स की हर एक शाखा के लिए जहाँ पर आवश्यकता पड़ी कि इससे इस पूरी शाखा का काम चल जाएगा, उसके हिसाब से हमने लिए। तो देखिए यांत्रिकी में दूरी को नापने के लिए मीटर को एक्सप्लेन किया गया और द्रव्यमान को नापने के लिए किलोग्राम को और समय को नापने के लिए सेकंड। मैकेनिक्स के अंदर इन 3 चीज़ों को और हम ले लें तो पूरी मैकेनिक्स क्लियर हो जाती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर देखें हम, तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो मूल राशि है वो है आपकी विद्युत धारा, जिसको हमने एम्पियर से एक्सप्लेन किया। और अगर हम थर्मोडायनेमिक्स में जाएं तो थर्मोडायनेमिक्स में एक मूल राशि हमने ली, वो है टेम्परेचर, जिसको हमने केल्विन से एक्सप्लेन किया। और फिर ऑप्टिक्स प्रकाश में जाएं तो प्रकाश को एक्सप्लेन करने के लिए वहाँ पर एक मूल राशि ली, वो है ज्योति तीव्रता। और पदार्थ की मात्रा को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक, क्योंकि सभी पदार्थों की मात्रा को एक्सप्लेन करने के लिए जो केमिकली जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा को एक्सप्लेन करने के लिए हमने जिस मात्रक को चुना वो है मोल। तो इस तरह से हमारे पास जो मूल राशियां हैं और उन मूल राशियों को एक्सप्लेन करने के लिए जिन मात्रकों को चुना उनको हम कहते हैं मूल मात्रक या फंडामेंटल यूनिट। हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट हैं। तो हमने आपने देखा मापने की आवश्यकता क्या पड़ी। मात्रक क्या है? मात्रक एक रेफरेंस वैल्यू है, संदर्भ मान। यहाँ पर हम इसे बोल सकते हैं कि ये संदर्भ मान है और जो वैल्यू होती है वो संदर्भ मान के गुना में होती है। तो यहाँ पर जो आंकिक मान क्या है? आंकिक मान जो है गुणा संदर्भ मान, स्टैंडर्ड वैल्यू। तो स्टैंडर्ड वैल्यू आपने यहाँ ले लिया और उस स्टैंडर्ड वैल्यू का जो गुना है वो आपका न्यूमेरिकल। यहाँ पर ये जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। जैसे हम उदाहरण के तौर पे कहें, जैसे हमने स्टैंडर्ड वैल्यू मान लीजिए, अभी हम बताएंगे कि हर एक जो मूल मात्रक हैं उन मूल मात्रकों की एक स्टैंडर्ड वैल्यू डिफाइन की गई, उसी के आधार पर हम उसके गुना की बात करेंगे। तो यहाँ पर संदर्भ मान जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, इस स्टैंडर्ड वैल्यू में यहाँ पर जितने भी गुना का मल्टीप्लाई किया जाता है वही उसका आंकिक मान कहलाता है। अब आंकिक मान में और मात्रक में क्या संबंध है, ये यहाँ पर हम ये सूत्र को अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं कि मूल मात्रक जो है, मूल मात्रकों की स्टैंडर्ड वैल्यू भी हमें डिफाइन करनी पड़ी, क्योंकि अगर मूल मात्रक की स्टैंडर्ड वैल्यू हम डिफाइन नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो हर एक कंट्री के अंदर
अलग अलग स्टैंडर्ड वैल्यू होंगी तो मापने में दिक्कत आएगी, इसलिए सारी कंट्रीज़ के अंदर वही स्टैंडर्ड वैल्यू लागू की जाती है, तो उसी के आधार पर हम सारी चीज़ों को नापते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए, जैसे हम बात करते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू में, दूरी को नापने के लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू दी गई मीटर। अब इसमें 1 मीटर को डिफाइन किया गया। सबसे पहले 1 मीटर को डिफाइन करने के लिए प्लेटिनम और इरिडियम 2 धातुओं से मिलकर एक रॉड बनाई गई जिसकी एक निश्चित लंबाई थी, और उसकी जो लंबाई है उस लंबाई का नाम दिया गया 1 मीटर। ये प्लेटिनम इरिडियम की इसलिए मिलाकर बनाई गई थी, इसके टेम्परेचर का इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें भी काफ़ी ऐसा महसूस हुआ कि ये भी रॉड कभी इसकी लेंथ कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है थोड़ी बहुत, जिससे कि डेफिनेट वैल्यू जो हमने डिसाइड कर दी उसमें दिक्कत आ सकती है कि एग्जैक्ट वैल्यू मान लीजिए अभी कुछ है उस रॉड की वैल्यू और 100 साल बाद या 200 साल बाद कुछ चेंज भी आ गया तो स्टैंडर्ड वैल्यू को हम दोबारा से डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इस समस्या से निपटने के लिए हर एक मूल मात्रक की स्टैंडर्ड वैल्यू इस तरह से डिफाइन की गई कि उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हो पाए। तो यहाँ पर आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा कि जो मूल मात्रक हैं उनकी एक डेफिनेट परिभाषा है और उतनी मात्रा को हम उसे कहते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे मैं हम सभी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे 1 मीटर दूरी को नापने के लिए मूल मात्रक डिसाइड किया गया, संदर्भ वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू डिसाइड की गई 1 मीटर। अब यहाँ पर कहते हैं कि क्रिप्टन 86 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिससे तरंगें निकलती हैं। क्रिप्टन 86 की इतनी तरंग दैर्ध्यों की जो लंबाई है वो 1 मीटर के बराबर है। अब यहाँ से अगर हम देखें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो हम करें 16,50,763 तरंग दैर्ध्य की जो लंबाई है क्रिप्टन 86 की वो 1 मीटर के बराबर है। अब ये कभी चेंज नहीं हो सकती, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ये डेफिनेशन आपको लर्न होनी चाहिए, कायदे से तो लर्न ही होनी चाहिए। इसकी जो वैल्यू है वो याद होनी चाहिए, क्योंकि ये पेपर में कभी कभी पूछ भी ली जाती है या प्रतियोगिता वगैरह की जो परीक्षाएं अक्सर होती हैं तो उनमें आ जाती है। तो 16,50,763 तरंग दैर्ध्य की संख्या है। ये तरंग दैर्ध्य की जो लंबाई होगी, इतनी तरंग दैर्ध्य की जो आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, उसी तरंग दैर्ध्य की इतनी तरंग दैर्ध्य की लंबाई जो है वो 1 मीटर के बराबर है। अब यहाँ पर इसी तरह से 1 किलोग्राम को डिफाइन किया गया। तो 1 किलोग्राम को यहाँ पर अगर डिफाइन करेंगे तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 5 × 10⁻25 कार्बन 12 के परमाणुओं का जो वजन होता है वो आपका 1 किलोग्राम के बराबर होता है। इसी तरह से सेकंड की स्टैंडर्ड वैल्यू को डिफाइन किया गया कि 1 सेकंड क्या चीज़ होती है। तो 1 सेकंड में सीजियम का जो एटम है वो वाइब्रेट करता है, तो उसमें वाइब्रेशन की संख्या दी गई। अगर इतने कंपन जितने समय में सीजियम एटम कर लेगा वो समय 1 सेकंड कहलाएगा। तो यहाँ से देखते हैं कि 9,19,26,31,770 कंपन जितने समय में हो जाएंगे उसको हम 1 सेकंड कहते हैं। इसी तरह से अगली परिभाषा है विद्युत धारा को नापने के लिए जो मूल मात्रक हैं, विद्युत धारा को नापने के लिए हमने मूल मात्रक माना एम्पियर। तो एम्पियर में कहा गया कि अगर 2 सीधे लंबे तार हैं और वो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं और उसकी प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लग रहा है, तो उन दोनों तारों में जो बहने वाली जो विद्युत धारा है वो 1 एम्पियर की होगी। यहाँ पर 1 मीटर, 1 किलोग्राम, 1 सेकंड, 1 एम्पियर की परिभाषा दी जा रही है। तो ये सभी की स्टैंडर्ड वैल्यू को डिफाइन किया गया है और इसी से भौतिक राशियों को हम नापेंगे इसके गुणा के रूप में। अब जैसे यहाँ पर टेम्परेचर के लिए हमने केल्विन माना, इसमें जल का जो पानी होता है उसका एक ट्रिक बिंदु होता है, ट्रिपल पॉइंट, उसका 173वां हिस्सा जो होता है वो 1 केल्विन के बराबर होता है। हाँ, मोल की बात करें तो कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम परमाणु का जो वजन होता है वो 1 मोल के बराबर होता है। ऐसी कैंडला है कि ब्लैक बॉडी के 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से
जो रेडिएशन होता है, जो तीव्रता निकलती है, उसको हम एक कैंडेला कहते हैं, जबकि ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर है वो प्लेटिनम के गलनांक के बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 7 मूल मात्रकों की एक स्टैंडर्ड वैल्यू डिफाइन की गई, और इस स्टैंडर्ड वैल्यू के रेफरेंस में ही हम दूसरी वैल्यू को नापेंगे। अब जैसे हम ये कहें कि हम जो है 10 मीटर चले, तो मीटर का 10 गुना, जो हमने मीटर की डेफिनेशन दी है उसके हिसाब से उसका 10 गुना, तो 10 जो है उसका आंकिक मान है और मीटर जो है उसका मात्रक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आंकिक मान हमने कहा भाई 10 मीटर है, 10 मीटर, तो ये जो है उसका आंकिक मान है और ये जो है उसका मीटर है, जो ये इसका मात्रक है, ये मात्रक है और ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्योंकि मीटर का 10 गुना है, 5 मीटर भी हो सकता है। अब स्टैंडर्ड वैल्यू जो हमने 7 मूल मात्रक दिए हैं, इनकी स्टैंडर्ड वैल्यू डिफाइन की गई है। इन स्टैंडर्ड वैल्यू से ज़्यादा बड़े मात्रक भी हो सकते हैं और इन स्टैंडर्ड वैल्यू से छोटे मात्रक भी हो सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यू हमेशा यही रहेगी। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ये कहें कि मीटर है, ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई। अब मीटर के बड़े मात्रक भी हो सकते हैं, जैसे कि 1 किलोमीटर, हम कहें कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, तो ये बड़े मात्रक हो गए। अब छोटे मात्रक की बात करें कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये मीटर के छोटे मात्रक हैं, और किलोमीटर या प्रकाश वर्ष वो मीटर के बड़े मात्रक हैं। तो हर एक मूल मात्रकों के बड़े मात्रक और छोटे मात्रक हो सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यू हमेशा यही रहेंगी। ठीक है, जैसे कि अब हम कहें कि भाई 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसके छोटे मात्रक को भी डिफाइन किया गया है छोटी दूरी नापने के लिए, और बड़ी दूरी नापने के लिए हमें बड़े मात्रक भी डिफाइन किए हैं, लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यू इन 6 की या 7 की यही रहेगी। इन्हीं के रेफरेंस में बड़े बनाए गए हैं और इन्हीं के रेफरेंस में छोटे बनाए गए, जो तुमने पिछली क्लासों में पढ़े भी होंगे। यहाँ पर अब हम न्यूमेरिकल वैल्यू और इसकी यूनिट में, न्यूमेरिकल वैल्यू और मात्रक में क्या संबंध है। अब जैसे हमने यही कहा कि मान लीजिए कि यहाँ पर 10 मीटर है, 10 मीटर कपड़ा है, तो 10 मीटर को अगर हम इसे सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये कह सकते हैं कि 1000 सेंटीमीटर, या इसको मिलीमीटर में कहेंगे तो 10,000 मिलीमीटर। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे कि मीटर से सेंटीमीटर हुए और सेंटीमीटर से मिलीमीटर हुए, तो जो मात्रक है वो कम हो रहा है और जो मात्रक है वो कम हो रहा है, और जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ 10 है, यहाँ 1000 हुई, यहाँ 10,000 हुई। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसके अंदर जो संबंध है वो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u। मात्रक और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी तो मात्रक का मान घटेगा, और न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगी तो मात्रक का मान बढ़ेगा। अब जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू 10,000 से 10 कर दीजिए तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो गई, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो 10,000 से ये कम हुई है, तो ये मात्रक ऊपर से देखिए, या न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है तो मात्रक कम हो रहा है, और न्यूमेरिकल वैल्यू घट रही है तो मात्रक छोटा हो रहा है, सॉरी मात्रक बढ़ रहा है। ये 10,000 से 10 हुआ तो ये कम हो गया, और ये mm से मीटर हो गया तो ये बढ़ गया। तो इसमें आप जो संबंध है वो व्युत्क्रमानुपाती का है। तो इससे यहाँ पर आप देखेंगे कि n इज इक्वल टू k/u। तो n इज इक्वल टू k/u से देखेंगे आप nu इज इक्वल टू k, तो यहाँ से ये सूत्र बनता है n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। अब यहाँ पर मूल राशियों को मैंने समझाया। इसके बाद इसके 2 पूरक मात्रक और होते हैं, जैसे कि हम पूरक मात्रक होते हैं, एक होता है रेडियन, एक होता है स्टेरेडियन। रेडियन जो है समतल कोण को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और स्टेरेडियन जो है घनकोण को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समतल कोण में जो वृत्त की परिधि है उसके केंद्र पे जो कोण बनाती है उसे हम समतल कोण कहते हैं। ये 2 डायमेंशनल होता है। तो अगर हम ये कहें कि जो कोण का जो सूत्र है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, अगर चाप जो है त्रिज्या के बराबर हो तो केंद्र पर
1 रेडियन का कोण बन के तैयार होगा। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर रेडियन जो है, थीटा जो है चाप बटे त्रिज्या, इसे डिफाइन करें तो चाप को अगर हम त्रिज्या के बराबर कर दें r और ये भी r, तो कुल मिला के ये 1 रेडियन हो जाएगा। तो चाप जो है त्रिज्या के बराबर होगा तो केंद्र पर 1 रेडियन का कोण बनाएगा। लेकिन जो दूसरा मात्रक है स्टेरेडियन, ये घनकोण के नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। घनकोण भी केंद्र पर ही बनता है, लेकिन ये क्षेत्रफल के द्वारा बनता है। तो घनकोण का जो मात्रक होता है वो क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग। अगर यहां पर क्षेत्रफल इसकी त्रिज्या के बराबर हो जाए, अगर किसी भी जैसे गेंद है, गेंद के ऊपर से कोई ऐसा क्षेत्रफल लें जिस क्षेत्रफल का मान त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, तो वो केंद्र पे जो कोण बनाएगी वो 1 स्टेरेडियन का कोण बनेगा। जैसे कि जोकर की टोपी होती है, तो जोकर की टोपी के क्षेत्रफल के द्वारा उसके केंद्र पे जो कोण बनता है उसे हम घनकोण कहते हैं। तो जैसे गेंद के पूरे पृष्ठ के द्वारा जो 4πr² होता है, अगर हम ये मान लें थोड़ी सी देर के लिए, पूरे पृष्ठ के द्वारा केंद्र पे कितना बनेगा, तो 4πr² ओवर r², r से कट जाएगा तो ये 4π के बराबर होता है। और इसमें अगर हम बात करें तो 2πr पूरी परिधि के कारण कितना बनेगा, तो r बराबर 2π या 360 डिग्री। तो आप यहाँ से देखते हैं कि अगर पूरे जो वृत्त है वो केंद्र पे जो कोण बनाता है वो 360 डिग्री का बनाता है, और गेंद का जो पूरा क्षेत्रफल है वो केंद्र पे जो कोण बनाता है वो 720 डिग्री के बराबर बनाता है। और ये जो है क्षेत्रफल के द्वारा बनाया जाता है, और समतल कोण जो है चाप के द्वारा बनाया जाता है। तो ये 2 पूरक मात्रक भी इसमें शामिल किए गए। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि जो मूल मात्रकों की संख्या है वो कुल मिला के 7 और 2 9 है। मूल मात्रकों की संख्या 9 है, और इन्हीं से सभी भौतिक राशियों के मात्रक निकाल दिए जाते हैं। तो मूल मात्रक हमेशा केवल 9 ही है। अब यहाँ पर हम स्टडी करें तो देखेंगे कि व्युत्पन्न मात्रक, अगला टॉपिक है व्युत्पन्न मात्रक। और व्युत्पन्न मात्रक को अंग्रेजी में कहते हैं ड्राइव यूनिट। व्युत्पन्न मात्रक वो मात्रक जो मूल मात्रकों के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर कहें कि चाल, अब चाल भी एक भौतिक राशि है। अब चाल को एक्सप्लेन करने के लिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब दूरी का मात्रक हमने मूल मात्रक डिसाइड किया हुआ है, वो है मीटर, और समय का मात्रक है सेकंड। तो क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। तो चाल का जो मात्रक है वो मूल मात्रक के द्वारा ही निकल कर आया है। हम यहां पर कहें आयतन, आयतन का मात्रक है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इन तीनों की जगह मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, मीटर की घात 3 या मीटर क्यूब। तो आयतन जो है एक भौतिक राशि है जिसका हमने जो मात्रक निकाला है वो मूल मात्रक के द्वारा ही निकाला है। अब जहाँ पर देखें घनत्व के मात्रक की बात करें इसी तरह से, तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम, और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। तब आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर घनत्व का जो मात्रक हमने निकाला है वो द्रव्यमान बटे आयतन निकाला है, और ये इसमें जो जिस मात्रक का हमने इस्तेमाल किया है ये दोनों ही मूल मात्रक हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि घनत्व का जो मात्रक हमने निकाला है वो मूल मात्रक के द्वारा ही निकाला गया है। तो जो मूल मात्रक के द्वारा जो निकाले जाते हैं उनको हम ड्राइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। इससे पहले यहाँ पर इन सभी को समझाने के लिए 4 सिस्टम बनके तैयार हुए थे, तो मैं उन्हें क्रम से आपको बता रहा हूँ। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों को समझाने के लिए 4 पद्धतियों का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पर पहली पद्धति है CGS, जिसे हम फ्रेंच पद्धति कहते हैं या फ्रेंच सिस्टम कहते हैं। CGS के अंदर सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, C फॉर सेंटीमीटर, यहाँ ये सेंटीमीटर है, ग्राम गुणा सेकंड। CGS पद्धति है, इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। दूसरी पद्धति है FPS, इसे हम ब्रिटिश पद्धति कहते हैं या ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं। F का मतलब यहाँ पर फुट है,
और P का मतलब पाउंड है और S का मतलब सेकंड है। ये वो पद्धतियाँ हैं जब हमने अभी तक ये सारी चीज़ें डिसाइड नहीं की थी। फुट दूरी को नापने के लिए इस्तेमाल की जाती है, पाउंड द्रव्यमान को नापने के लिए इस्तेमाल की जाती है और सेकंड जो है समय को नापने के लिए की जाती है। अभी भी कई एक इंजीनियरिंग कॉलेजों के अंदर, ब्रिटिश के अंदर FPS सिस्टम को ही लागू किया जाता है। तीसरा सिस्टम है MKS सिस्टम, जिसे बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम। इसके अंदर दूरी को नापने के लिए मीटर का इस्तेमाल किया गया और द्रव्यमान को नापने के लिए किलोग्राम का इस्तेमाल किया गया और समय को नापने के लिए सेकंड का इस्तेमाल किया गया। ये तीन पद्धतियाँ चल रही थी इससे पहले, लेकिन अभी जो लेटेस्ट सिस्टम चल रहा है उसे बोलते हैं SI सिस्टम। इसको बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। तो इस तरह से इसके अंदर SI सिस्टम के अंदर 7 यूनिट आती हैं। जो मूल मात्रक मैंने आपको पढ़ाए हैं वो 7 मूल मात्रक SI सिस्टम में आते हैं। 7 आपके मूल मात्रक हैं और 2 उसमें पूरक मात्रक है, वो आते हैं SI सिस्टम के अंदर। और इस समय इंटरनेशनली जो सिस्टम लागू होता है वो SI सिस्टम लागू होता है। तो आपको यहाँ पर 7 मूल मात्रकों की परिभाषा याद होनी चाहिए अच्छी तरह से, और इन मूल मात्रक और उसके आंकिक मान में क्या संबंध होता है ये अच्छी तरह से आपको आना चाहिए, क्योंकि आगे इसका इस्तेमाल हम न्यूमेरिकल निकालने में करेंगे। और सिस्टम ऑफ यूनिट्स CGS, FPS, MKS और SI सिस्टम, 4 सिस्टम है जो अभी इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, केवल यही मेन इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा सकते हैं, उसके लिए हम आगे पढ़ाएंगे और इससे आगे की पढ़ाई हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।